हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीरीज एमपीजीके की चल रही है। हम 50 क्वेश्चन प्रतिदिन, 40 से 50 क्वेश्चन पर डे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं बेटा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैं खुद निकाल रहा हूँ। मतलब एक बेस्ट से बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश की जा रही है, ताकि आपका एमपीजीके जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो, किसी भी तरीके से आपका एमपीजीके कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ बने रहना है और अपना जो एमपीजीके है वो पूरी तरीके से बेटर तरीके से क्या करना है, हमको रिवाइज करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, और ये कल का ही करंट अफेयर्स है। कल ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और वो ये क्वेश्चन बना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को आगामी कितने वर्ष तक संचालित करने का निर्णय लिया है। तो बेटा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब ये योजना क्या है, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि कितने वर्ष तक, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि यह योजना जो है वह किस लिए चलाई गई। तो पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो इसको 6 वर्ष के लिए कैबिनेट ने क्या किया, बढ़ाने का निर्णय लिया। अब ये पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना क्या है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन में जो 80,000 के आसपास क्या है बेटा, पुलिसकर्मी है। इनको सभी रैंक के पुलिसकर्मियों को उनके परिवार की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाई। इसमें क्या करेगी मध्य प्रदेश सरकार, इसमें जो पुलिस वाला है, एक व्यक्ति, उसकी एक पत्नी और प्लस 3 बच्चे, इस पर ये जो है ये अप्लाई होगी। और प्रति वर्ष यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो 8 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, पुलिस वालों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे यदि कोई बीमार। और ये प्रति वर्ष, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन काल में। और ये रिटायर होने के बाद भी पुलिस वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें वह क्या है, 8 लाख रुपए तक सरकार से ले सकते हैं जो भी इनके स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है। कई सारे हॉस्पिटल सरकार ने टाई अप करके रखे हैं कि यदि पुलिस वालों को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और वो कहाँ जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना शुरू की गई। जल मंदिर योजना, बहुत सारी योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल 100% संभावना है। मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना शुरू की गई, बालाघाट, खरगोन, बुरहानपुर या भोपाल। तो इसका सही आंसर है क्या, बुरहानपुर। बुरहानपुर से कौन सी योजना शुरू की गई बेटा, जल मंदिर। अब ये जल मंदिर योजना का मतलब क्या है, देखिए, जल मंदिर योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि बुरहानपुर का जो भूमिगत जल है, ठीक है, भूमिगत जल है, उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो भूमिगत जल के लेवल को हम किस तरीके से बनाए रखें, किस तरीके से हम भूमिगत जल को क्या करें, बना के रखें। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, 100, 150, 200 फीट पे पानी निकल जाता था, 50 फीट पे ही निकल जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, 200, 300 फीट तक भी पानी नहीं निकल के आ पा रहा। इसलिए सरकार ने कोशिश करी है कि हम कैसे भूमिगत जल स्तर को बना सकें। वह योजना है जल मंदिर योजना, जो कहाँ से शुरू की गई है, बुरहानपुर से शुरू की गई है। चलो, मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त का कार्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश में एकमात्र परिवहन आयुक्त का कार्यालय है और वो कार्यालय कहाँ पर है बेटा, ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में, ध्यान रखना, 2010 में अपनी परिवहन नीति घोषित करी थी। कब करी थी, 2010 में परिवहन नीति घोषित की गई। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि मध्य प्रदेश के परिवहन कार्यालय, 30 जिला परिवहन कार्यालय हैं। कितने हैं, 30 जिला परिवहन कार्यालय हैं। परिवहन की यदि मैं बात करूं तो परिवहन मध्य प्रदेश में 3 तरीके का है, वायु परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है, सड़क परिवहन भी है, ठीक है। तो इसमें यदि मैं रेल परिवहन की बात करूं तो रेल परिवहन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रेल परिवहन जो है टोटल मध्य प्रदेश में वो 6100 किलोमीटर है, जो पूरे भारत का कितना है, 10% है। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो यदि मैं बात करूं किसकी बेटा, सड़क घनत्व की, तो सड़क घनत्व जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सतना जिले में। और यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ है, सड़क घनत्व कम कहाँ पर है, तो वो कम जो है बेटा वो कहाँ पर है, श्योपुर जिले में, ठीक है। श्योपुर जिले में हमने ऑफलाइन क्लास में कुछ पढ़ा था कि कुछ परिवहन के लिए कुछ संस्थान बनाए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है,
एक ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया है, ट्रेनिंग विद्यालय बनाया गया है, वाहन ट्रेनिंग स्कूल, जो कहाँ पर है बेटा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छिंदवाड़ा में। ठीक है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान, यातायात प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका कहाँ पर है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, इसको भी हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर है, रीवा में है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त, एकमात्र परिवहन आयुक्त है, एकमात्र परिवहन आयुक्त जिसका कार्यालय कहाँ पर है बेटा, जिसका कार्यालय है हमारा ग्वालियर में। मुझे लगता है कि ये चीज आपको बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश में क्या है, कहाँ पर है, कई सारे कॉलेज हैं। ठीक है, कई सारे कॉलेज हैं, जिसमें से एक कॉलेज है रानी दुलैया, जिसमें से आप आयुर्वेदिक से रिलेटेड डॉक्टरी की पढ़ाई या और भी जितने भी आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वह सभी कोर्सेज आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो कहाँ है भाई ये, जबलपुर, सीहोर, भोपाल या छिंदवाड़ा। तो रानी दुलैया की बात करूँ तो रानी दुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है बेटा, यह है हमारा भोपाल में। अब दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी बेटा 6 जुलाई 2004 को। कब की गई थी, 6 जुलाई 2004 को, 2002 को, सॉरी 6 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना की गई थी, रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय। ये कहां पर है हमारा, भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कहां वुडन क्लस्टर स्थापित होगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहां पर मध्य प्रदेश में वुडन क्लस्टर स्थापित होगा। वुडन क्लस्टर डूडाबोर, धनोरा, मुल्ताई, ये तीनों जो हैं ये एक स्पेशल जिले हैं, वो एक स्पेशल जिले की तहसील है या गांव है, डूडाबोर, धनोरा और मुल्ताई। यदि मैं बात करूं ये तीनों जो हैं ये बैतूल जिले से रिलेटेड है। कौन से जिले से है, बैतूल जिले से। तो एग्जाम में कभी क्या आ सकता है कि कौन सा जिला, बैतूल। लेकिन बैतूल में यदि हम स्पेसिफाई करें कि डूडाबोर में है, धनोरा में है कि मुल्ताई में है, तो वुडन क्लस्टर बनेगा मध्य प्रदेश के कहां पे बेटा, डूडाबोर में। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बैतूल में हमने पढ़ा है कि बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, सागौन का पेड़ होता है। हमारे मध्य प्रदेश में 3 तरीके के पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सागौन, साल और कौन सा, बांस। ठीक है। अब सागौन, बैतूल का जो सागौन है, उस सागौन की डिमांड पूरे देश में बहुत ज्यादा हो रही है। इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे, बैतूल में एक वुडन क्लस्टर बनाएंगे। मैं थोड़ा सा सागौन की भी बात कर लूं कि सागौन का पेड़ जो लगता है, ठीक है, सागौन का पेड़ जो लगता है उसके लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। तो सागौन के पेड़ के लिए आपकी 100 सेंटीमीटर से, कितने सेंटीमीटर से, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच क्या होनी चाहिए बेटा, वर्षा होना चाहिए। जब जाके आपका क्या होगा, सागौन का पेड़ आप लगा सकते हो। और उसे क्या काई के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फर्नीचर में। ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वुडन क्लस्टर हमारा कहाँ पर बनेगा, बैतूल के डूडाबार में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो कितनी होती है बेटा, 1.6। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर, ये हमारे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। यदि मैं वर्षा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, पूर्वी भाग में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। इस चीज़ को हमेशा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग 199 या 200 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई है। कहाँ पे, पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई है। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ आगे और वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय होम्योपैथिक विद्यालय, महाविद्यालय कहाँ पर है, शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की बात हो रही है। वो जो आपकी साबूदाने वाली गोली आती है ना, उससे रिलेटेड आप अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वह महाविद्यालय कहाँ है, जबलपुर, इंदौर, सागर या भोपाल। तो इसका सही आंसर आएगा क्या, भोपाल। ये विद्यालय जो है होम्योपैथिक वाला वो कहाँ पर है बेटा, भोपाल में है। ठीक, मुझे लगता है क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, कहाँ पर है सड़कों का सर्वाधिक घनत्व, सतना में है। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम सड़कों का जो घनत्व है वह आपका कहाँ पर है, श्योपुर जिले में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सतना में। आगे आ जाइए। धैया खेती मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा की जाती है। देखिए, एक खेती होती है मध्य प्रदेश में, धैया खेती नाम से भी जाना जाता है, या उस खेती को हम बेवर कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेवर कृषि बोलते हैं। और यदि मैं बात करूं इस कृषि के बारे में, तो यह कृषि आंध्र प्रदेश में पोदा कृषि नाम से जानी जाती है। कौन सी कृषि नाम से जानी जाती है, पोदा
कृषि नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये दहिया खेती जो है ये मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो यह मध्य प्रदेश में जो की जा रही है बेटा वो कौन सी जनजाति के द्वारा की जा रही है? गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है, जो खेती की जाती है, उस खेती को क्या बोला जाता है? चिमाता। और दहिया खेती जो होती है जिसको हम बेवर कृषि भी बोलते हैं, वह किसके द्वारा की जाती है? गोंड जनजाति द्वारा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कहां पे? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, और भील जनजाति मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में। कौन से किस में पाई जाती है बेटा? पश्चिम में पाई जाती है। और ये गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के ज्यादातर मध्य हिस्से में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया साथीदार अभियान कब शुरू किया गया? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह साथीदार अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्यों चलाया गया था, मतलब इसको चलाने का उद्देश्य क्या था? तो पहले चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया साथीदार अभियान। ठीक है, साथीदार अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बेटा 2016 में। चलिए इसको अब समझते हैं। क्या हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में कई जनजातियां रहती हैं। ठीक, अब हमारे मध्य प्रदेश में जो जनजाति रहती है, एक झाबुआ साइड ज्यादातर जनजाति जो रहती है बेटा, वह जनजाति कौन सी रहती है? भील और भिलाला। ठीक, अब भील और भिलाला जनजाति में एक प्रथा है जिसका नाम क्या है? दापा प्रथा। भील भिलाला जाति द्वारा एक प्रथा है जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया। इस दापा प्रथा में क्या होता है? इस दापा प्रथा में यदि लड़के और लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले लड़के वालों से लड़की देने के लिए कुछ पैसा क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। मतलब एक तो लड़की भी दे रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं? पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। वो होती है दापा प्रथा। और ये मूलतः कहां पर होती थी? झाबुआ में भील भिलाला जाती। ठीक, तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साथीदार अभियान किस प्रथा को खत्म करने के लिए चलाया गया? भाई दापा प्रथा को। साथीदार अभियान चलाया कब किया? 2016 में। दापा प्रथा किस जनजाति की प्रथा थी? यह प्रथा है भील भिलाला जनजाति की। और किस जिले में सबसे ज्यादा इस प्रथा को यूज किया जाता है? झाबुआ में। मतलब क्वेश्चन एक है, उससे हमने 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमारी किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि कांस्टेबल ही हो, है ना, आगे बहुत सारी एग्जाम्स है, किसी भी एग्जाम्स में हम उस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? पूरे कवर कर सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महिषमर्दिनी मंदिर किस नदी के तट पर है? कौन से मंदिर की बात हो रही है? महिषमर्दिनी मंदिर। सिंध, मऊवर, शिप्रा या ताप्ती? महिषमर्दिनी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर है मऊवर नदी। मऊवर नदी के तट पर क्या है? महिषमर्दिनी मंदिर है। अब मैं बात करूं महुवर किसकी सहायक नदी है? तो महुवर सहायक नदी है बेटा किसकी? सिंध की। और ये कहां पर होती है? ये शिवपुरी में होती है। एक अभ्यारण्य है, कौन सा? केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य के बीच में से यदि कोई निकलती है, क्या निकलती है? नदी, तो वो कौन सी नदी है? महुवर नदी, जो केन अभ्यारण्य के बीच में से निकलती है। मैं यदि बात करूं मनिहार नदी, एक नदी है मनिहार। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से निकलती है? तो वो निकलती है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलती है। मैं बात करूं चरण गंगा नदी की, कि चरण गंगा नदी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है? तो वो आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ऐसे कोई ना कोई, पेंच नदी इजी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। तो ऐसी कई सारी नदियां हैं जो किसी न किसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलती। तो ये क्लियर हुआ। महिषमर्दिनी मंदिर जो है, महिषमर्दिनी मंदिर कहाँ पर है? महुवर में। ये नदी अभी है ना पूरी तरीके से खत्म हो गई थी बेटा, है ना। तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो लोकल के उद्योगपति हैं, जो सरकार के लोग हैं, इन सब ने मिलकर इसको पुनर्जीवित करने का क्या किया है? फैसला किया है। खुद से श्रमदान कर रहे हैं, खुद से उस चीज को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। और महुवर नदी को क्या कर रहे हैं? पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चिरुकुटी आश्रम, मोहन बाबा आश्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? चिरुकुटी आश्रम, मोहन बाबा आश्रम, बहुत सारे हैं। एक संदीपनी आश्रम भी है, वो तो पता ही होगा आपको कहाँ पर है? उज्जैन में, जहाँ भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम तीनों ने क्या करी थी? शिक्षा ग्रहण करी थी। कई बार एग्जाम में आया है। अभी बात करते हैं चिरुकुटी आश्रम, मोहन बाबा आश्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में? जबलपुर, मंडला, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है? इसका सही आंसर होगा बेटा क्या? मंडला। मंडला में क्या है? चिरुकुटी आश्रम। अब मैं मंडला की बात करूं, मंडला में और क्या क्या चीज है? मंडला में बात करें तो हम कान्हा किसली है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। एक कान्हा संग्रहालय भी है, कान्हा किसली, एक कान्हा संग्रहालय भी है, ठीक है। पूछ लेगा आपसे कान्हा संग्रहालय बताइए कहाँ पर है, तो हम बताना पड़ेगा हमें कहाँ पर है भाई? मंडला में है। बूढ़ी माई का मंदिर, बूढ़ी
माई का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? मंडला में है, बूढ़ी माई का मंदिर। उसके बाद रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है भाई, ये रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये भी मंडला की थी। इसके बाद में यदि बात करूँ तो कान्हा किसली हो गया? कान्हा संग्रहालय, बूढ़ी माई का मंदिर हो गया, रानी दुर्गावती का होगा बघेलिन महल, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आया। बघेलिन महल, बघेलिन महल भी कहाँ पर है बेटा? मंडला में है, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इतनी सारी चीजें हैं, इसके साथ चिरुकुटी आश्रम और मोहन बाबा का आश्रम भी कहाँ पर है? मंडला जिले में। चले आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में नर्मदा और बंजर नदी का संगम कहाँ कहाँ पर होता है? कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में नर्मदा और तवा नदी का संगम कहाँ होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और शक्कर नदी का संगम कहाँ होता है? ये सब नर्मदा की क्या है? सहायक नदियां हैं। उसमें से मध्य प्रदेश में नर्मदा और बंजर नदी के संगम की बात हो रही है, तो नर्मदा और बंजर नदी का संगम कहाँ होता है? महाराजपुर, नारायणगंज, बिछिया, ये सभी जो हैं ये मंडला जिले की तहसील है बेटा। महाराजपुर भी, बिछिया भी और नारायणगंज भी। तो एक क्वेश्चन में हम पहले जिला देख लें। जिला हो गया कौन सा आपका? मंडला। अब मंडला में किस जिले में? तो मंडला में जो ये बंजर और नर्मदा नदी मिल रही है, तो ये मंडला जिले के कहाँ पे मिल रही है बेटा? महाराजपुर में। कहाँ पर मिल रही है? महाराजपुर में। अगर मैं बात करूं, फिर से रिवाइज करवा देता हूं, नर्मदा और तवा होशंगाबाद के कहाँ पर? बांद्राबान में। चलिए ठीक है। नर्मदा और शक्कर नरसिंहगढ़ में। नर्मदा और शक्कर कहाँ मिल रही है? नरसिंहगढ़ में, ठीक है। तो ये ऐसी नर्मदा की कई सारी नदियां हैं जो कहाँ पर मिलती हैं आपके बांद्राबान में। नर्मदा और तवा, नर्मदा और शक्कर कहाँ मिल गई? नरसिंहगढ़ में। और नर्मदा और बंजर नदी का संगम कहाँ होता है? महाराजपुर में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। मालवा का कौन सा शासक संगीत व ललित कलाओं के लिए प्रसिद्ध था? मतलब मालवा के ऐसे शासक की बात हो रही है जो संगीत में भी और ललित कलाओं के लिए भी क्या था? प्रसिद्ध था। सुजायत खां, बाज बहादुर, बहादुर शाह या कादिर शाह? तो इसका सही आंसर जो आएगा बाज बहादुर था। मालवा का राजा था बाज बहादुर, ठीक है। अकबर के साथ युद्ध हुआ था, अकबर ने कुछ लोगों को भेजा था इससे क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। और यह युद्ध क्या हुआ था? इस युद्ध का नाम क्या था? इस युद्ध का नाम था संग्रामपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था बेटा? संग्रामपुर का युद्ध। और संग्रामपुर का जो युद्ध था वो डेट याद रखिएगा, वह हुआ था 29 मार्च 1562 को हुआ था। बाज बहादुर यहाँ से भाग गया था, और बाज बहादुर के यहाँ से भागने के कारण, मतलब यह भागने के बाद, बाज बहादुर के भागने के बाद जो रानी थी, रानी रूपमती ने क्या कर लिया था? जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। रानी रूपमती का महल कहाँ है? मांडू में है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पता है। कल हमने देखा था रेवा कुंड, ठीक है। रेवा कुंड भी कहाँ है? एक कृत्रिम झील है रेवा कुंड, और ये कहाँ पर है? मांडू में। ये बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनाई थी। कुछ लोग रानी रूपमती को बाज बहादुर की पत्नी बताते हैं इतिहासकार, और कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं बेटा? प्रेमिका बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मध्य प्रदेश के किस किले का निर्माण किया गया? मध्य प्रदेश में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे किले मध्य प्रदेश में हैं। उसमें से किस किले का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था? मंदसौर, नरवर, मंडला या गिन्नौरगढ़? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर के किले का निर्माण किया गया था। कौन से किले का? मंदसौर के किले का। नरवर के किले की बात करूं तो नरवर का किला किसने किया था बेटा? राजा नल ने किया था। चलिए मंडला के किले की बात करूं तो मंडला का किला जो है वो नरेंद्र शाह ने किया था। किसने किया था बेटा? नरेंद्र शाह ने किया था। अगर गिन्नौरगढ़ के किले की बात करूं तो गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो उदयवर्मन ने किया था। किले से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। मंदसौर किस लिए जाना जाता है? अच्छा, कौन सी नदी के तट पर है अगर मैं पूछूं आपसे, तो कौन सी नदी के तट पर है? शिवना नदी के तट पर है। अफीम के लिए क्या है? मंदसौर जाना जाता है, ठीक है। हिंगलाजगढ़ का किला, आगे क्वेश्चन शायद आ सकता है, हिंगलाजगढ़ का कहाँ पर है? मंदसौर में है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर है? मंदसौर में है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनाया गया किला है वह भी कहाँ पर है बेटा? मंदसौर में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट बनाने का प्रावधान किया गया? मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट बनाने की बात कही है कि हम कृषि का बजट जो है वो अलग से पेश करेंगे। तो वो कब से शुरू किया है? 2012-2013 से। जो मध्य प्रदेश सरकार का अभी का जो बजट पेश किया गया था कृषि बजट, वो बेटा लगभग 16,800 करोड़ का था। कितने करोड़ का? 16,800 करोड़ का कृषि बजट पेश किया गया। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी का, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कुल जीडीपी है उस जीडीपी का 2% कृषि, शिक्षा और कृषि के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है। मतलब मध्य प्रदेश की जो
जीडीपी 13,80,000 करोड़ के आसपास है, 13,80,000 करोड़ के आसपास है। उसका 2% मध्य प्रदेश सरकार कृषि की शिक्षा और कृषि उत्थान के लिए खर्च करेगी। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, तो कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट बनाने का प्रावधान कब हुआ था? 2012-2013 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 कब से दिया जा रहा है? 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई सम्मान दिए जाते हैं, तो 2022 राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान किसे दिया जाएगा? मोहित द्विवेदी, धनंजय वर्मा, कुमार सानू या विवेक रंजन? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा को क्या दिया जाएगा? दुष्यंत कुमार साहित्य पुरस्कार 2022। ठीक, इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई? कल ही का क्वेश्चन है ये, कल ही कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है? सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज कितने? 6। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या दी है बेटा? मंजूरी दी है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? कुमार गंधर्व, तो सबसे पहले हमें समझे भाई कुमार गंधर्व कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। पहले किस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 1992, 1993, 1992 और 1993 में कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया। कुमार गंधर्व जो थे, देखिए मध्य प्रदेश में कई घराने थे, जैसे इंदौर घराना, ठीक है, एक घराना था कौन सा आपका? ग्वालियर घराना। अब ये संगीत के क्षेत्र में किस क्षेत्र में थे? मतलब कई क्षेत्र होते हैं संगीत के, जैसे ध्रुपद गायन होता है, ख्याल होता है, तराना होता है। तो उसमें से जो कुमार गंधर्व थे उनका संबंध किस गायन के क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था ध्रुपद गायन से। कौन से गायन से बेटा? ध्रुपद गायन। और ध्रुपद गायन समारोह प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। और कुमार गंधर्व के यदि जन्म की बात करूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था देवास में। कहाँ हुआ था? देवास में हुआ था। और ये किस ग्वालियर से संबंधित है? ग्वालियर घराने से। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्वालियर ये कौन से थे? आपके इंदौर घराने से थे। ठीक है, इंदौर घराने से थे और इनका संबंध किससे था? ध्रुपद गायन से था। और ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है प्रतिवर्ष? भोपाल में मनाया जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश में बाब-ए अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाब-ए अली, मध्य प्रदेश में कई स्टेडियम है, उसमें से बाब-ए अली स्टेडियम भी बोलते हैं इसको। ये मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सीहोर? तो यह है आपका कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश में बाब-ए अली स्टेडियम कहाँ है? ध्यान रखना है इसको। स्टेडियम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? होलकर स्टेडियम कहाँ है? तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? बहुत सारे स्टेडियम है मध्य प्रदेश में, उसमें बाब-ए अली स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल में। चलें, देनवा, सुक्तवा, मालिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? मध्य प्रदेश में कई सारी नदियां बहती हैं, उसमें से देनवा, सुक्तवा और मालिनी यह किसकी सहायक नदी है जिसकी बात हो रही है? क्या ये चंबल की हैं, तवा की हैं, माही की हैं या पेंच की हैं? तो सुक्तवा से हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। देनवा, सुक्तवा, मालिनी किसकी नदी है? सहायक तवा की। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और तरवा और नर्मदा का संगम कहाँ होता है? बांद्राबान में। बांद्राबान मतलब नर्मदापुरम जिला, जिसका पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद था। तो देनवा, सुक्तवा और मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तवा की। तवा किसकी? अच्छा, तवा जो है नर्मदा में किस साइड से मिलती है? दाएं साइड से। उसके कौन से साइड से मिलती है? दाएं साइड से मिलती है। चलिए, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान बताइए, यह कहाँ पर है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान जो कहाँ है बेटा? ग्वालियर में। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि पहला भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान कहाँ है, तो पहला जो हुआ था वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक, एक दिल्ली में है, ठीक, एक गोवा में है, एक ग्वालियर में भी है, एक नेल्लोर में है। कहाँ पर है बेटा? एक नेल्लोर में। ठीक, अभी हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख बैराइट उत्पादक जिले। मध्य प्रदेश में कई खनिजों का निर्माण होता है, उसमें से बैराइट खनिज है। बैराइट उत्पादक जिले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से हैं? यदि मैं बैराइट की बात करूं तो सबसे पहले बैराइट का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए,
बैराइट जो खनिज है, ठीक, बैराइट जो खनिज है उसका कई जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि मैं स्पेशली यूज़ की बात करूं तो जो तेल के कुएं खोदे जाते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है, उससे निकलने वाली गैस या उस गैस के उसके अंदर जो गैस होती है उस गैस को निकालने के लिए बैराइट का यूज़ किया जाता है। और मध्य प्रदेश में बैराइट मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और रीवा जिले में मिलता है। और मैं यदि पूरे देश की बात करूं तो देश का 90% बैराइट जो है वो आंध्र प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है बेटा? आंध्र प्रदेश से। सबसे ज़्यादा 90% बैराइट कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। बाकी हमारे से बहुत थोड़ा सा निकलता है। और कहाँ से निकलता है? टीकमगढ़ और रीवा से होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? नरसिंहपुर में होता है सबसे ज़्यादा गन्ना, नरसिंहपुर में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हर जगह नरसिंहपुर है, इसलिए हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखना है। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा ग्वालियर, नरसिंहपुर भिंड मुरैना, नरसिंहपुर बालाघाट कटनी या नरसिंहपुर बुरहानपुर सतना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा गन्ना नरसिंहपुर में, सेकेंड होता है छिंदवाड़ा में और थर्ड नंबर पर क्या है? ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में टॉप 3 के जो गन्ना उत्पादक जिले हैं वह हो गया नरसिंहपुर, फिर छिंदवाड़ा और फिर क्या हो जाएगा बेटा? ग्वालियर। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। और गन्ना कैसी फसल है? गन्ना वाणिज्यिक फसल है। कपास, गन्ना, ये कौन सी फसल है? वाणिज्य फसल है। ठीक, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विश्व में सबसे अधिक गहना प्रिय है? मध्य प्रदेश में कई जनजातियां रहती हैं, उसमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी महिलाओं को गहना पहनना ज़्यादा पसंद है? और हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व में ऐसी ये पहली जनजाति है जिसकी महिलाओं को गहना पहनना क्या है? बहुत पसंद है। क्या वो भील है, कोरकू है, बेगा है या उराव है? इसका आंसर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विश्व में सबसे अधिक जनजाति जिसमें सबसे ज़्यादा गहना प्रिय है तो वह जनजाति कौन सी है बेटा? भील। भील जनजाति के महिलाओं को क्या है? गहना पहनना बहुत पसंद है। बेगा जनजाति की बात करूं तो बेगा जनजाति की जो महिला है ना, उनको टैटू गुदवाना अपने शरीर पर, ठीक है, अपने शरीर पर टैटू गुदवाना बहुत पसंद है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि भील जनजाति, बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है ज़्यादातर, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और कोरकू कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन भी कई बार आया है, दक्षिण में। और भील कहाँ पाई जाती है? आपकी पश्चिम में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे सामने। नोहडोरा चित्र किस जनजाति का प्रमुख चित्र है? चित्र की बात हो रही है जिसमें से कौन सा चित्र है? नोहडोरा चित्र। नोहडोरा चित्र किस जनजाति का प्रमुख चित्र है? कई सारी जनजातियां कई तरीके के चित्र बनाती हैं। अब ये जो चित्र है नोहडोरा, क्या भील जनजाति, गोंड, कोरकू या सहरिया? तो यदि मैं बात करूं इसके सही आंसर की तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोंड। गोंड जनजाति द्वारा जो बनाया जाता है वो कौन सा होता है बेटा? नोहडोरा होता है। भील जनजाति पिथोरा भित्ति, कई बार हम पढ़ा है एक, ठीक है, पिथोरा भित्ति, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो कई जनजाति, सबसे अधिक जो जनजाति है जो चित्र के लिए है वो भील भी है और कौन सी जनजाति है? गोंड भी है। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का एमपीजी के एमसीक्यूज के माध्यम से काफ़ी अच्छे से हम पढ़ लें और काफ़ी अच्छे से हम इसका क्या कर लें? रिवीजन कर लें। चले, विश्व का प्रथम नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, मतलब ये जो चारों नृत्य आपको दिख रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, ये गौंड जनजाति के नृत्य हैं। गौंड जनजाति द्वारा अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। तो गौंड जनजाति द्वारा जो है जो नृत्य किया जा रहा है बेटा, वह नृत्य कर्मा, सैला, एबालतोर या सजनी। अब इसमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? विश्व का प्रथम नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, कर्मा, सैला, एबालतोर या सजनी। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्मा। कर्मा नृत्य जो है ना बेटा उसको गिनीज बुक में, और एक चीज़ ध्यान रखें, जो कर्मा नृत्य है गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है और यह जो नृत्य है ये वर्षा ऋतु को छोड़कर, कौन सी ऋतु जो अभी चल रही है, वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी हर समय किया जाता है। मतलब क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो क्या है? वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी सब जगह किया जा सकता है। अब मैं एबाल तोर की बात करूं, एबाल तोर एक ऐसा नृत्य है जो दिन और रात दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हर अच्छा, कर्मा नृत्य, एक चीज और, यह किस लिए किया जाता है? नई फसल के आगमन पर, फसल के आगमन पर, नई फसल जब आती है ना तो नई फसल के आगमन पर ये कर्मा नृत्य किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौड़ जनजाति द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
गौड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य जो दिन और रात में किया जाता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उस नृत्य का नाम क्या है? एबाल तोर। एबाल तोर गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। कहरवा, सैला और कर्मा, ये सब जो नृत्य हैं ये किस जनजाति के नृत्य हैं बेटा? गौड़ जनजाति के नृत्य हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? गौड़ जनजाति द्वारा। एबाल तोर दिन और रात दोनों में किया जाने वाला एक स्पेशल नृत्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लालिमा अभियान का क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2016 में एक अभियान चलाया गया था बेटा, जिसका नाम क्या था? लालिमा अभियान। ये किस लिए चलाया गया था? एनीमिया से मुक्ति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अनाज के लिए? तो देखो, लालिमा अभियान चलाने का जो मूल उद्देश्य सरकार का था वह था एनीमिया से मुक्ति के लिए। क्यों था भैया एनीमिया से मुक्ति के लिए? क्योंकि एक हेल्थ सर्वे ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की जो महिलाएं, 15 वर्ष से कौन सा वर्ष? 49 वर्ष तक की महिलाओं में 52% महिलाओं में एनीमिया के लक्षण पाए गए। अब ये एनीमिया होता क्या है? एनीमिया मतलब सीधा सिंपल शब्दों में यदि हम बोलें तो खून की कमी। एनीमिया मतलब क्या हो गया? आपको खून की कमी। तो मध्य प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में 52% महिलाओं में एक सर्वे के हिसाब से एनीमिया के लक्षण दिखे थे। इसलिए लालिमा अभियान नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, ताकि उन्हें इस चीज़ से अवगत कराया जा सके कि आप इसके लिए जितने भी चीज़ें कर सकते हैं, टेबलेट्स खा सकते हैं, खाने पर ध्यान दे सकते हैं, ताकि आप में रक्त की कमी ना रहे। मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना, कई बार आया है ये, कई बार स्टार लगा सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1960, 1961, 1963 या 1964? तो इसका सही आंसर क्या है? 1964। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 1965 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग। हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग, ये इसका नाम बदल के कब किया गया था? 1965 में। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, लेकिन यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में हुई थी। पूछ लेगा कि इसका नाम कब बदला गया, तो इसका नाम बदला गया था कब? 1965 में। चलें, केंद्रीय जेल प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय जेल प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की बात हो रही है। केंद्रीय जेल की, यह मध्य प्रदेश में कहाँ है? क्या है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सीहोर? तो यदि मैं बात करूं तो ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर है बेटा? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। केंद्रीय जेल प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? भोपाल में। इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में किस जनजाति का गांव सहरोल कहलाता है? मध्य प्रदेश में कई जनजाति हैं जिनके गांव को कुछ कहते हैं, मोहल्ले को कुछ कहा जाता है, उसकी कॉलोनियों को कुछ कहते हैं। तो उसमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके गांव को हम क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। क्या वो सहरिया है, गोंड है, भील है या कोरकू है? तो सहरोल कहा जाता है किस जनजाति को बेटा? सहरिया को। ये जनजाति के गांव को कहा जाता है। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं भील, ठीक, भील जनजाति के क्या, अच्छा, इनके घर को क्या कहा जाता है? सहरिया को सहराना। याद रखना, इनका घर क्या कहलाता है? सहराना। और सहरोल क्या कहलाता है? इनका गांव। भील की बात करूं तो भील का घर क्या कहलाता है? क्रू। किसी किसी जगह पर इसको क्या बोलते हैं? टपरा भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं भील के मोहल्ले की तो इसको क्या बोलते हैं? फाल्या बोलते हैं। यदि मैं भील के उसकी बात करूं, किसकी? गांव की, तो गांव को क्या बोला जाता है? भीलों के पाल बोला जाता है। गांव को क्या बोला जाता है? पाल। सहरिया जनजाति के गांव को सहरोल बोला जाता है, और सहरिया जनजाति का जो घर होता है उसको बोलते हैं सहराना। भील जनजाति के घर को क्रू या टपरा बोला जाता है, उसको फाल्या बोला जाता है, और जो इनका गांव होता है उसको क्या बोला जाता है? पाल बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। चलें, राखी की चुनौती किसकी प्रसिद्ध रचना है? राखी की चुनौती किसने लिखी है? क्या वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है? क्या वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखी है? किसने लिखी है? तो राखी की चुनौती, इसका सही आंसर आएगा क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी एक बहुत अच्छी रचना है जिसका नाम क्या है? बिखरे मोती। ठीक है, और आपका झांसी की रानी बहुत फेमस रचना है। ठीक, झांसी की रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कौन सी लिखी गई है बुक बेटा? राखी की चुनौती। इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है किले की, तो हिंगलाजगढ़ का किला जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या वो भानपुरा, मल्हारगढ़, सीतामऊ या सुवासरा? तो सबसे पहले ये बता दूं, ये चारों जो है ये क्या है?
मंदसौर जिले की तहसील है। कहाँ पर है बेटा? मंदसौर की। तो हम मंदसौर भी पूछ सकता है, या अगर बात करें तहसील में तो एक हिंगलाजगढ़ का किला जो है मंदसौर के कहाँ है बेटा? भानपुरा में। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा में। चलें, मध्य प्रदेश में रामपोल दरवाजा कहाँ स्थित है? रामपोल दरवाजे की बात करें तो रामपोल दरवाजा मध्य प्रदेश में कहाँ है? मांडू, धार, ग्वालियर या इंदौर? तो रामपोल दरवाजा की यदि मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मांडू में। इसके बारे में जो है, इसकी जो दीवारें हैं मतलब चारों तरफ की, वो हिंदू शैली में बनी है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारें, या सॉरी दरवाजा है जिसकी दीवारें हिंदू शैली में बनी है, और इसकी जो छत है वो बनी है कौन सी शैली में? मुस्लिम शैली में। ऐसा कौन सा दरवाजा है जिसकी छत मुस्लिम शैली के हिसाब से बनी है? तो वो कौन सा दरवाजा है बेटा? रामपोल दरवाजा। और रामपोल दरवाजा कहाँ है? मध्य प्रदेश के मांडू में है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश में कहाँ है? मनुआ भान की टेकरी, मनुआ भान की टेकरी जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या दतिया में है? तो मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। कहाँ पर है बेटा? भोपाल में। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर तो दिलाकर जरूर पक्का जाएंगे। और यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 6-7 नंबर के आसपास बिल्कुल दिला देंगे। चलें, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभावी हुआ? निशुल्क, हमने पढ़ा है संविधान, संविधान में हमने देखा था एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें क्या कहा था कि आपके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उन्हें क्या देना है? प्राथमिक शिक्षा देना है। उसी से रिलेटेड है ये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभावी हुआ? किस डेट से? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान की बात करें तो क्या ये भोपाल में है, जबलपुर में है, झाबुआ में है या अलीराजपुर में है? तो यदि मैं बात करूँ राज्य शिक्षा संस्थान की तो राज्य शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और यदि सन की बात करूँ तो ये सन कौन सा है? 1973। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है विद्यालय शिक्षा से। जो स्कूल होते हैं, स्कूलों की शिक्षा का मॉडल क्या रहेगा? स्कूलों की शिक्षा की निगरानी, स्कूलों की शिक्षा में किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, यह काम होता है राज्य शिक्षा संस्थान का। और इसका मूल क्या है? विद्यालय शिक्षा से ये रिलेटेड है। और 1973 में याद है आपको? 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब आया था? 1973 में। ये चीज भी हमें नहीं भूलना है। चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भोजपुरी साहित्य अकेडमी का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में भोजपुरी लिटरेचर को संभाल के रखने के लिए या भोजपुरी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में भोजपुरी साहित्य अकेडमी का गठन कब किया गया? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2013। 2013 में मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का क्या किया गया था बेटा? गठन किया गया था। इस चीज को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक बार ही पढ़ना है, ताकि हमें दोबारा पढ़ने की क्या है? जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक बार पढ़ें, और जब तक हम पूरे ये क्वेश्चंस याद नहीं कर लेते या हमारे दिमाग के किसी कोने में सेट नहीं हो जाते, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि ये बहुत ही क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र कहाँ बना था? भोपाल, बैतूल, शहडोल या सिंगरौली? यहाँ पर गलती मत करना, बैतूल नहीं लगाना। बैतूल का जो गांव है, ठीक है, बैतूल का एक गांव है जो क्या है? पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। ठीक है, यहाँ पर हमको गलती नहीं करना है। बैतूल इसका आंसर नहीं है, बैतूल इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र, सौर ऊर्जा के उत्पाद केंद्र को मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ बनाया था? भोपाल में बनाया था। और बैतूल का गांव है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। ठीक है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रदेश से सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में मध्य प्रदेश से पूछ रहा है वो सबसे कम उम्र के सदस्य। हमने पढ़ा है संविधान सभा, सब लोगों ने संविधान
तो पढ़ा ही होगा। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? संविधान को बनाने की। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? चलिए सदस्य की बात करूं तो इसमें टोटल सदस्य थे कितने? 389। लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो फिर बचे कितने सदस्य? 299 सदस्य बने। उसमें से सबसे कम उम्र के सदस्य जो मध्य प्रदेश से थे वह कौन थे? वह थे कुसुमकांत जैन। कुसुमकांत जैन ये नीमच रियासत से थे। नीमच रियासत से ये क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। ये सब जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये सब संविधान सभा के सदस्य थे। कुसुमकांत जैन भी थे, सेठ गोविंद दास भी थे, रविशंकर शुक्ल भी थे और भगवतराव मंडलोई भी थे। अब मैं बात करूं रविशंकर शुक्ल के बारे में, यह मध्य प्रदेश के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, प्रथम मुख्यमंत्री थे। सेठ गोविंददास की बात करूं तो सेठ गोविंददास ने प्रयास किया था कि भारत का जो संविधान है वह हिंदी में लिखा जाए। किस में लिखा जाए? अगर पूछ लिया जाए कि भाई किसने कोशिश करी थी जो भारत का संविधान हिंदी में लिखा जाएगा, भगवतराव मंडलोई की बात करूं, ये मध्य प्रदेश में 31 दिन के लिए मध्य प्रदेश के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। 31 दिन, मात्र 31, 2 कार्यकाल रहे। पहला कार्यकाल इनका जो था 31 दिन का था। इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। आज हमारी जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा भगवतराव मंडलोई, सेठ गोविंददास और कुसुमकांत जैन और रविशंकर शुक्ल, इन सभी के कारण दिया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? भगवतराव मंडलोई। सेठ गोविंददास ने हिंदी में संविधान को लिखने की मांग करी थी। कुसुमकांत जैन जो थे वो मध्य प्रदेश के नीमच से संविधान सभा में सबसे कम उम्र के क्या थे? सदस्य थे। ठीक, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन यहां से बन गया। ये पशु जनगणना हुई थी, ये कौन सी थी? 20वीं थी। कब हुई थी भैया? 2019 में हुई थी। अब कितने पशु मध्य प्रदेश में? क्या 30 मिलियन है? 32 है? ये 535 है? ये 53 की जगह 535 है? या 40 मिलियन है? तो मध्य प्रदेश में अगर हम पशुओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में पशुओं की जो हुई है क्या? 40 मिलियन। और सबसे ज़्यादा कौन सा पशु? गोवंश। ठीक है, गाय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? गिनी गई है। और मैं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में 535 मिलियन जो है वो क्या है? पशु जनगणना में पशु निकल के आए थे। ठीक है, क्लियर। 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई। मध्य प्रदेश में यदि मैं पशुओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो पशु थे वो कितने थे टोटल? आपके 40 मिलियन। और पूरे देश के पशु की बात करूं तो देश में कितने थे? 535 मिलियन। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस, मध्य प्रदेश सरकार हो, कुछ दिवस राष्ट्रीय दिवस होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दिवस मनाए जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल डे भी होते हैं। जैसे अभी 21 जून को योगा डे निकला, इंटरनेशनल योगा डे। तो हम मध्य प्रदेश के दिवस की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का पर्यटन दिवस 24 मई, 25 जनवरी, 8 मई या 5 अक्टूबर। तो यदि मैं बात करूं इसके सही आंसर की, तो मध्य प्रदेश का पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है बेटा, वह कब मनाया जाता है? 24 मई को। ठीक, अब 25 जनवरी को भी कुछ ना कुछ मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मध्य प्रदेश का आशा दिवस मनाया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, आशा दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और मैं बात करूं 8 मई को, तो 8 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस, लाडली लक्ष्मी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कब से? 2007 से। तो लाडली लक्ष्मी दिवस 8 मई को। और 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ दिवस। 5 अक्टूबर को कौन सा? बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है। इसलिए डे बिल्कुल हमें क्या करना है? याद करके चलना है, एक ना एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, 24 मई को पर्यटन दिवस, 25 मई को आशा दिवस, लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को बेटी बचाओ। ठीक, क्लियर हो रहा है? चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश जीव विज्ञान संस्थान की बात हो रही है। एक जिले की सभी तहसीलें यहाँ पर लिख दी हैं। भोजपुर लिख दिया है, बेगमगंज लिख दिया है, सुल्तानपुर लिख दिया है, और क्या लिखा है? उदयपुरा। तो सबसे पहले बता दूं, ये सभी जो है ये रायसेन जिले के हैं। ये सभी कहाँ है? रायसेन। तो एक ये भी आ सकता है कि जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? रायसेन जिले में। और रायसेन जिले में कहाँ है? भोजपुर में है। रायसेन जिले के कहाँ पर है? भोजपुर में, जहाँ भीम बेटिका की क्या है? गुफाएं हैं। भोजपुर जिले। मध्य प्रदेश जीव विज्ञान संस्थान रायसेन के कहाँ पर है बेटा? भोजपुर में। चले, रानीताल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रानीताल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, कहाँ पर है? भोपाल, गुना, सिवनी या जबलपुर? रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ है? अभी जो 5वां अभी जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, पता है आप लोगों को? खेलो इंडिया गेम्स
खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में जो पहला गेम हुआ था, जो गेम हुआ था कौन सा, खो खो का, ठीक है, खो खो का हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, वो रानीताल स्पोर्ट्स में हुआ था। और रानीताल स्पोर्ट्स कहाँ है, कॉम्प्लेक्स जबलपुर में है। और खो खो का पहला गेम जो हुआ था वो हुआ था इसी इसी कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था बेटा, 28 टीमों ने भाग लिया था। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जबलपुर में है। खेलो इंडिया गेम्स जो थे, जो आपके 30 जनवरी से कब तक चले थे, 11 फरवरी तक। 30 जनवरी से लेकर कब तक चले थे, ये आपके 11 फरवरी तक। और ये 11 फरवरी तक चलने के बाद ये जो पहला गेम हुआ था खो खो का, वो जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और टोटल इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था, 28 टीमों ने। चले, ग्वालियर घराने का संबंध संगीत के किस क्षेत्र से है। ग्वालियर घराना अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में मैंने आपको बताया था, ग्वालियर घराना था, एक हमारा इंदौर घराना था। तो संगीत के किस क्षेत्र से था ग्वालियर घराने का, तो ग्वालियर घराने का जो संबंध था वो संगीत के कौन से क्षेत्र से था, ख्याल से था। कौन से ख्याल, ठीक। इस चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। संगीत के कौन से क्षेत्र से था, ख्याल से था ग्वालियर घराने का संबंध। ध्रुपद का किससे था, इंदौर घराने से। इंदौर घराने का संबंध किससे था, ध्रुपद से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। 2023 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जोधैया बाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला था जोधैया बाई को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका संबंध कहाँ से, उमरिया से, सीधी से, शहडोल से या शाजापुर से। तो सही आंसर क्या हो रहा है इसका, उमरिया से। अब इन्हें क्यों पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, देखिए ये जो है ये 80 साल की एक महिला हैं और इन्हें जो पद्मश्री मिला था वो मिला था इनकी पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए मिला था, इनकी जो पेंटिंग्स हैं, ये मजबूरी में इन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया था। लेकिन आज इनकी पेंटिंग्स जो है वो रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका, जितने भी देश हैं वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो इनकी पेंटिंग्स के लिए, और ये बिल्कुल क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, अनपढ़ है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से क्या है, पेंटिंग्स बनाना आता है। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, उमरिया से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया है मध्य प्रदेश में या बनाया जाएगा, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या इंदौर। तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या आ रहा है, नीमच। इसका सही आंसर आ रहा है नीमच। और मैं यदि देश की बात करूं कि देश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया था, तो लखनऊ में बनाया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करती हैं बेटा, ये पार्क बनाती हैं। और ये पहला बना था लखनऊ में, और मध्य प्रदेश का कहाँ पे बनेगा, नीमच में। इस चीज को भी हमें बिल्कुल दिमाग के किसी कोने में फिट कर लेना है। चले एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। किस फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। आंगनवाड़ी एक तरीके के क्या है, प्ले स्कूल है। तो इसमें कौन सा ऐसा फाउंडेशन आ गया है, देखिए भारत के कई बड़े उद्यमी हैं या कई बड़े जो हैं बिजनेसमैन हैं, कई अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने कई फाउंडेशंस चलाते हैं, दान करते हैं, बहुत सारी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो उसमें अजीज प्रेम जी एक फाउंडेशन है, एक रिलायंस फाउंडेशन है, एक टाटा फाउंडेशन है। तो इसमें से ऐसा कौन सा फाउंडेशन है जो आंगनवाड़ी के लिए चाह रहा है कि हम उसका एक व्यवस्थित करें, आंगनवाड़ी को एक प्ले स्कूल की तरह करें, जिसमें हाँ आपको जितना भी पैसा लग रहा है, मतलब मध्य प्रदेश की टोटल 20,000 आंगनवाड़ियों को ये क्या करना वाले हैं, 20,000 आंगनवाड़ियों को ये एक प्ले स्कूल का पाठ्यक्रम देने वाले हैं। और इसमें है अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग, ये दोनों लगे हुए हैं। ये दोनों ने एक MOU पर साइन किए हैं और ये दोनों ने डिसाइड किया है कि आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल के लिए हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम एक तैयार करेंगे, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। माला देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, माला देवी मंदिर की बात हो रही है। माला देवी मंदिर अभी चर्चा में रहा था, माला देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर, खजुराहो, खरगोन या मंदसौर में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जबलपुर में। माला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। और ये चर्चा में क्यों था, यहाँ पर जो माला देवी की प्रतिमा है, माला देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार रंग बदलती है, इसलिए ये क्या है, चर्चा में। और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, मदन महल है और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। तो अभी हम सिर्फ इसको फोकस करें क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है। माला देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और ये किस लिए, क्योंकि 3 बार क्या है, माला देवी की मूर्ति जो है वो दिन में 3 बार रंग बदलती है, इसलिए ये अभी चर्चा में मध्य प्रदेश में क्या था, रहा था। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में MSME समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सी समिट की बात हो रही है? MSME ये समिट मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, सबसे पहले ये बता दूं, ये जो है ये भारत की जीडीपी में 29% का योगदान देता है। ये रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम इंटरप्राइजेस। ठीक, इसका समिट अभी मध्य प्रदेश में 10-12 दिन पहले हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। रोजगार का बहुत अच्छा ये मतलब साधन माना जाता है, क्योंकि ये सभी जो हैं, इसमें क्या होता है इस समिट में, इसमें जो छोटे लघु सूक्ष्म लघु उद्योग जो चला रहे हैं उन सभी लोगों को क्या किया जाता है? समिट मतलब क्या? इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके सरकार उनसे पूछती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? उद्योग में मिलता है। सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए हम संभावनाएं कहाँ तलाश सकते हैं? उद्योगों में तलाश सकते हैं। तो इनको मोटिवेट किया जाता है बुलाकर कि आप आइए, और आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप यहाँ पर क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए पैदा करने का प्रयास कीजिए। तो MSME समिट मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। चलें, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, वर्तमान में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? ये जो हमने समिट देखा था ना अभी, ये समिट जो है वो लघु उद्योग निगम क्या है, ऑर्गेनाइज करता है, और लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या विजय शाह? तो लघु उद्योग निगम की जो अध्यक्ष है वह कौन है हमारी? इमरती देवी। इमरती देवी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की वर्तमान। एक क्वेश्चन जरूर बिल्कुल आने की संभावना है कि बताइए MPPSC के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति हमारे मध्य प्रदेश के कौन है, बताइए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, या मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी हम एक दिन एक क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, तो उससे हमारा ये भी जो डाउट है इस पोर्शन को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन, 50 से आज हमने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन क्या किए हैं बेटा, कवर अप किए हैं। तो इस तरीके से वीडियो के साथ आप बने रहें, कांस्टेबल आने तक पूरे MPG के MCQs की तरह हम पूरा क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।